हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ और सीरीज़ में जो है हम आ गए हैं आर्बिट्ररी सीरीज़ तक। तो आर्बिट्ररी सीरीज़ में हमने 3 टेस्ट पढ़े हैं। एक है आपका लेबनीज़ टेस्ट, एबल्स टेस्ट और ड्रिचलेट टेस्ट। और आज इन्हीं 3 टेस्ट के ऊपर हमने सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा कि बाकी के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बस आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने लेबनीज़ कब यूज़ करना है, एबल्स कब यूज़ करना है और ड्रिचलेट कब यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि लेबनीज़ टेस्ट जो है ये सारे जो है आपके सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में बता रहा है। सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में बता रहा है, वो भी कौन सा, आर्बिट्ररी सीरीज़, जिसमें प्लस माइनस जो है वो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका लेबनीज़ टेस्ट। तो लेबनीज़ टेस्ट में आपने एक चीज़ देखनी होती है कि क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है, an+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू an, और सेकेंड कि an आपका 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। एबल टेस्ट में आपने देखना होता है कि आपकी जो समेशन an है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ an bn। ठीक है, हम ऐसी सीरीज़ को 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं, an और bn में। तो उसमें से एक होगा आपका सीरीज़ an, वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, और दूसरी जो हमने bn चूज़ करी है उसकी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, वहीं ड्रिचलेट में फ़र्क क्या है कि आपका जो an है उसका पार्शियल सम बाउंडेड है, मतलब एक तरह से कन्वर्जेंसी बता रहा है, और दूसरा bn यहाँ पे इससे अलग है। bn यहाँ पे क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, और 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाउंडेड था, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बात है कि वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो वो केस हो जाएगा आपका ड्रिचलेट टेस्ट का। तो आइए इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, कि आपके पास एग्जाम्पल क्या है, समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को, -1 का पावर n-1। तो ये एक तरह की कैसी सीरीज़ हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ दिख रही है। अपॉन में n, 1+1 अपॉन n का पावर -n। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि आप इसको an और bn कैसे चूज़ करोगे इस टर्म में। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an और bn। अब देखो इसमें हम ये जो पहला पूरा टर्म है -1 की पावर n-1 अपॉन n, इसको हम लेंगे an, और जो सेकेंड है आपका 1+1 अपॉन n का पावर -n, इसको लेंगे हम bn। अब आप कहोगे कि कैसे लिया हमने। देखो, एक तो है आपकी प्रैक्टिस, दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे अगर आपने लास्ट टाइम के एग्जाम्पल सॉल्व करें, जैसे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ में सॉल्व करें एग्जाम्पल, तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, ये हमने सॉल्व करा है। 1/n का क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस हमने चेक करी है, ±1/n की कन्वर्जेंस चेक की है। तो आपको मालूम है कि हाँ, मैं इसकी इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक कर सकता हूँ। तो इसका हमने सॉल्व करा है, इसीलिए इसको हमने समेशन an वाली टर्म में ले ली है। ठीक है, और इसको जो है bn में कंसिडर कर दिया है। ठीक है, तो बस आप करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो हमने सबसे पहला स्टेप an और bn ले लिया है। आपको इतना मालूम है कि मैं इसके कन्वर्जेंस चेक कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें एबल्स का टेस्ट लगेगा जब आप an की कन्वर्जेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप नहीं कर सकते, केवल आप समेशन के बारे में कह सकते हो, तो वहाँ पे ड्रिचलेट का टेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम इसका कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एबल्स टेस्ट लगने की संभावना ज़्यादा है। तो देखो, आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या शो करना होगा कि an कैसा है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप an क्या है आपका, -1 की पावर टू द पावर n-1 अपॉन n। तो मैं सिर्फ इस टर्म को 1/n को tn मान लेती हूँ। तो आपका tn+1 क्या हो जाएगा, 1/n+1। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लेबनीज़ टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ बनने वाली है, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ में हम लेबनीज़ का टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लेबनीज़ का टेस्ट हमने क्या कहा था कि एक तो फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। तो आपका tn है 1/n, tn+1 है 1/n। साफ साफ आपको मालूम है
कि n जो है वो n+1 से छोटा होता है। सो 1/n+1 जो है 1/n से बड़ा होता है, यानी कि tn जो है tn+1 से बड़ा होता है, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। या फिर ये कह सकते हो कि an+1 इज़ लेस देन और इक्वल टू an। प्लस ये भी पता है आपको कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/n जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। दोनों कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाई होगी लेबनिज़ टेस्ट की। सो बाय लेबनिज़ टेस्ट आप ये कह सकते हो कि an आपका कन्वर्जेंट है। तो एबल टेस्ट का जो पहला होता है कि आपका समेशन an कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये हो चुका है। अब एबल्स टेस्ट में दूसरा हम क्या कहते हैं कि जो आपका फंक्शन bn, हमने जो bn कंसिडर किया है, ये मोनोटोनिक होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है यानी क्या कि हमने इसको देखना है कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसका डेरिवेटिव करके निकालो, या तो सिंपली जैसे यहाँ पे किया वैसे निकालो। जब आपको सिंपली करना नहीं आता तो बहुत सिंपल सा होता है कि आप उसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है, ठीक है। सो हम फिलहाल नॉर्मली निकालेंगे। तो देखो आपका 1 + 1/n की पावर -n है, मैं फ़िलहाल की पावर n लूँगी क्योंकि बाद में मैं इसका रिवर्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आप बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दीजिए। तो पहला 1 का पावर n यानी कि n प्लस n इंटू पावर इंटू 1/n प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, इस 1/n का पावर n तक जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो ये n हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1 + 1। यहाँ से भी एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, और इस n को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो अंदर बनेगा 1 - 1/n अप टू सोन 1/n की पावर n, ठीक है। इसी तरह से जब आप n+1 सेकेंड टर्म निकाल रहे हो, क्योंकि हमने इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है, तो मुझे एक an लेना होगा, एक an+1 लेना होगा, फिर दोनों को माइनस करना होगा। इसीलिए मैं 1 + 1/n+1 की पावर n+1 ले रही हूँ। तो जैसा ये आएगा वैसे ये भी आएगा। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप n+1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये भी क्या बनेगा आपका 1 + 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n+1 अप टू सो ऑन 1/n+1 की पावर n+1, ठीक है। इस तरह से देखो मैं इसी टर्म से बता सकती हूँ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहली टर्म तो इनकी 1 + 1 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका देखो n जो है वो n+1 से छोटा होता है, तो 1/n जो है वो 1/n+1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर मैं 1 - 1/n से कुछ छोटा, ओके दिस इज़, ये हो जाएगा 1 - 1/n। तो ये 1/n कैसा है, बड़ा टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका छोटा, लेस हो जाएगा। और ये है आपका 1 - 1/n+1, 1/n+1 छोटा टर्म है, तो एक में से छोटा माइनस करोगे तो वो इसके कंपैरिजन में बड़ा रहेगा, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूँ, यानी कि 1 - 1/n करूँ, तो ये छोटा हो जाएगा, बिकॉज 1/n 1 से छोटा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 - 1/n+1। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला बड़ा टर्म होगा, ऊपर वाला छोटा टर्म होगा। तो आपका जो नीचे वाला था 1 + 1/n+1 की पावर n+1, ये ऊपर वाले यानी कि 1 + 1/n की पावर n से बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ दिखाता है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी कि bn आपका bn+1 से बड़ा है। सो ये शो करता है कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि आपका फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक साफ दिखाई दे रहा है इस पर। अब सेकेंड हमें क्या दिखाना है कि bn बाउंडेड है, ठीक है। तो bn बाउंडेड होने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अब इसका लिमिट निकालना तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n का पावर n हो जाता है e। ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर 1/e आ जाएगा, ठीक है। अब 1/e जो है वो कुछ e जो है 1.6 ऐसा कुछ होता है, तो 1/e जो है 0 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। और इसका मैं पहला टर्म देखते हैं कि आता क्या है। तो b1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम 1, सो इट इज़ 1 + 1 यानी कि 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। तो b1 है 1/2, और 1/2 कितना होता है, आपका होता है 0.5,
ठीक है, तो जो कि 1/e से बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो bn है वो 1/e और 1/2 के बीच में लाई करता है। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, यहाँ से कि आपका जो सीरीज़ an है ये कन्वर्जेंट है, और यहाँ से कि आपका जो सीक्वेंस bn है वो कैसा है, मोनोटोनिक और बाउंडेड है। तो ये दोनों जो है आपके एबल टेस्ट की जो कंडीशन है उसको प्रूव करती है। तो बाय एबल टेस्ट आप ये कह सकते हो कि आपकी जो सीरीज़ an bn है ये कैसी होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो बड़ी आसान सी है, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन ऐसा है कि इसमें ये वाला पोर्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये वाला हमने सीक्वेंस में पढ़ा है। ठीक है, बस ये है कि जो हमने पहले टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े थे अब उनको ज्वाइन करके एक बड़े से एग्जाम्पल में पुट करना है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ n³ प्लस की पावर n³ प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n डिवाइड बाई लॉग n गोज़ फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब फिर से इसमें वही सवाल है कि आप an और bn क्या चूज़ करोगे। तो पहले इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये समेशन n गोज़ फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी an bn है। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे चूज़ किया कि an क्या है bn क्या है। तो जब हम पढ़ रहे थे आपकी पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज़, पॉजिटिव टर्म की जब सीरीज़ पढ़ रहे थे तो हमने इसका कन्वर्जेंस चेक किया है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि समेशन n³ प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n की कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने लिया है an, और जो बाकी बचा वो है bn। ठीक है, फिर से अंदाज़ा यही है कि यहाँ पे एबल टेस्ट यूज़ होगा। कैसे, देखिए कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि an आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, सो an इज़ इक्वल टू n³ प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n। अब आपको मालूम है कि ये वाला जो एग्जांपल है ये हमने रेशो टेस्ट इनमें नहीं पढ़ा था, ये हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस n³ को बाहर निकाल देते हैं। तो n³ का पावर 1/3 जो है सिर्फ n बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1/n³ टू द पावर 1/3 माइनस n। n आप बाहर निकाल दीजिए, अंदर जो है -1 बच जाएगा और इसके साथ सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। अब आप इस पर बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ 1 प्लस जो आपका पावर है 1/3 और जो आपका b टर्म है 1/n³। फिर सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका जो आपका पावर है और 1 माइनस 1/3 यानी कि 2 माइनस 2/3 आ जाएगा, डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल और 1/n³ का स्क्वायर यानी कि 1/n6, और इसी तरह से हायर टर्म आ जाएंगे। लास्ट में आपका है ये -1। ठीक है, अब एक चीज़ तो क्लियर है आपको कि ये जो 1 और -1 है ये हो जाएंगे आपके कैंसिल, और यहाँ से आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ से n³ और यहाँ की n की पावर 6 है तो n³ जो है वो कॉमन आ सकता है, वही चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया है 1/3 का पावर n³ माइनस 1/9 n का पावर 6। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो इट इज़ -1/9 n का पावर 6। n³ आप जो है बाहर ले लेंगे, तो जब आप n³ बाहर ले लोगे तो 1/n³ जो है वो 1/n² हो जाएगा, अंदर सिर्फ आपका बचेगा 1/3 माइनस n की जो भी हायर टर्म्स हैं। अब आपको पता है कि इस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम bn मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे bn हमने ऑलरेडी लिया है तो इसको दूसरा नाम देते हैं tn। तो tn ले लिया हमने 1/n²। फिर हम क्या निकालेंगे an/tn। तो जब an/tn निकालेंगे तो आपका 1/n² वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1/3 माइनस 1/9 n³ ये वाली टर्म बच जाएगी, और जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो हो जाएंगी 0 और ये बनेगा 1/3। तो ये चीज़ हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn, अगर ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आता है तो उस केस में आपका an और bn की जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि आपका an/tn का जो लिमिट है वो 1/3 आया है जो कि नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है, तो उस केस में बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब आपको मालूम है कि 1/n² p टेस्ट के हिसाब से क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है क्योंकि 2 आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, p इज़ ग्रेटर देन 1 देयरफॉर दिस कन्वर्जेस। इसका मतलब ये है कि उसका जो साथी an था ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। सो हमारी जो सीरीज़ हो गई वो कैसी हो गई है, कन्वर्जेंट हो गई है। अब हमने बात किसकी करनी है, अब हमने bn की बात करनी है।
एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1/log n जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि मोनोटोनिक तो होगा ही। सो देखो bn इज इक्वल टू 1/log n, ये चीज़ भी मालूम है कि हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो bn 0 को टेंड करता है, यानी कि इसका एक बाउंड मिल गया है। अब ये अपर है कि लोअर है मालूम नहीं, लेकिन चेक करेंगे हम इसको। अब ये भी आपको पता है कि n इज़ लेस देन n+1, सो log n इज़ लेस देन log n+1, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/log n जो है वो बड़ा हो जाएगा देन 1/log n+1। ये आपका bn+1 था, ये bn था, इसका मतलब ये है कि bn+1 इज़ लेस देन bn, यानी कि डिक्रीजिंग है, यानी कि मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक हो गया, बस ये चेक करना है कि ये बाउंडेड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 0 तो आ गया, लेकिन लोअर है कि अपर है मालूम नहीं। सो हम इसका पहला टर्म ढूंढेंगे, तो पहला टर्म किस पे आएगा, n इज इक्वल टू 3 पर आएगा। तो n इज इक्वल टू 3 पर आपका b3 क्या हो जाएगा, सॉरी b1 क्या हो जाएगा, b1 ही लेंगे ना, बिकॉज वो 3 से शुरू हो रहा है, तो b3 ले लो, पकड़ लो। सो इट इज़ 1/log 3, फिर आएगा 1/log 4, फिर वो 0 को कन्वर्ट करता है। सो 1/log 3 जो है वो बड़ा वैल्यू है देन 0। तो आप ये कह सकते हो कि bn का जो ऊपर का अपर बाउंड है, सबसे बड़ी वैल्यू वो log 3 है, और कन्वर्ज वो 0 को कर रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है। ठीक है, बस आपने ये चेक करना होता है कि इसका पहला टर्म क्या है, वो 0 उसके लिमिट से बड़ा है या छोटा है, बस ये चेक करना होता है कि किसके बीच में वो लाई करता है। सो bn जो है वो आपके 0 और log 3 के बीच में लाई करता है, यानी कि बाउंडेड भी है। सो दिस इज़ बाउंडेड। तो आपका जो bn है ये कैसा हो गया, ये मोनोटोनिक भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो सीरीज़ an ली थी वो कन्वर्जेंट निकली, और सीक्वेंस bn ली थी वो मोनोटोनिक और बाउंडेड निकली। तो एबल टेस्ट के हिसाब से, एबल्स टेस्ट के हिसाब से ये जो सीरीज़ हमारी ओवरऑल है a एंड bn, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये एक और एग्जांपल था जहाँ पे आप एबल का टेस्ट यूज़ करेंगे। चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे जो कि डिरिचलेट टेस्ट के ऊपर है, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वो तो हर एग्जाम्पल में होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n का फैक्टोरियल कॉस n थीटा। जब ये एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप कैसे इस चीज़ के बारे में सोचोगे, कैसे पता करोगे कि ये हमने, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉस n थीटा है। अब जो कॉस थीटा फंक्शन है वो -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है। तो एक चीज़ आपको क्लिक होनी चाहिए कि ये आर्बिट्ररी सीरीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा ये कि अब इसमें an और bn कैसे चूज़ किया जाए, तो यहाँ पे आप an चूज़ करोगे कॉस n थीटा, क्योंकि जब जब आपका आर्बिट्ररी सीरीज़ होता है उसमें साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा इनकी जो सीरीज़ है, देखो इनकी जो सीक्वेंस है, कॉस थीटा जो है वो कभी इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कॉस थीटा की मान लीजिए मैं सीरीज़ लेती हूँ, तो आप बता नहीं पाओगे कि किस चीज़ को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि तभी इसका आंसर -1 से लेकर 1 तक इस तरह से आता है ना। सो एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर करना है कि आपके पास जब ऐसा एग्जाम्पल आएगा, जो भी यहाँ पे साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, तो उस केस में आपने एन कॉस थीटा ले लेना है, ठीक है। और जो बाकी बचा होगा वो आपका bn हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये bn है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने इस तरह की सीक्वेंस देखी नहीं होगी, मतलब हमने जनरली ऐसे सीक्वेंस सॉल्व नहीं करी है, ऐसी टर्म्स का सीरीज़ सॉल्व किया है, लेकिन सीक्वेंस बहुत कम सॉल्व करी है ऐसे, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपने इसको एन लेना है, बिकॉज जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उनके जो एन टर्म्स का सम होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो बाउंडेड है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा ऐसा आए, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट यूज़ हो सकता है, बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा का समेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको लेती एन, तो मान लीजिए इसकी मैं कन्वर्जेंस चेक भी कर लेती, लेकिन आप अगर कॉस एन थीटा को bn लेते हैं तो ना तो आप उसको मोनोटोनिक प्रूफ कर पाते और ना ही ये कन्वर्जेस टू 0 ऐसा कुछ प्रूफ कर पाते, ठीक है। तो बाउंडेड तो इसको प्रूव कर लेते, लेकिन मोनोटोनिक नहीं प्रूव कर पाते, इसलिए मैंने इसको an नहीं लिया है, इसको bn नहीं लिया है और इसको n नहीं लिया है, ठीक है।
चलिए, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए एन की। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं डिरिचलेट टेस्ट। तो हमें इतना मालूम है कि जो समेशन हमने ए एन बना रखा है, ए एन का जो सीरीज़ बना रखी है, इसके समेशन को हमने दिखाना होता है कि ये बाउंडेड होता है, कन्वर्जेंस नहीं दिखानी होती है। तो आपका जो एस एन है वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an। तो यहाँ पे आपका an क्या है, cos n थीटा, यानी कि cos 1 थीटा, cos 2 थीटा अप टू सो ऑन cos n थीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, साइन में भी है और कॉस में भी है, कि cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अप टू सो ऑन cos n थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज cos फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब पहला एंगल प्लस लास्ट वाला एंगल डिवाइडेड बाई 2। सो cos थीटा प्लस n थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2। जो भी आपका एंगल का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे थीटा का डिफरेंस है तो उसको क्या कर देंगे, थीटा बाई 2 कर देंगे, तो डिवाइड बाय में साइन थीटा बाई 2। ध्यान में रखिए, इधर n थीटा बाई 2 है, इधर थीटा बाई 2 है। क्लियर है, तो ये आपका समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ कॉस एंगल, इसका फॉर्मूला है ये। क्लियर है, अब मैं इसका मॉड लेती हूँ क्योंकि मैंने इसकी बाउंडनेस चेक करनी है। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर में कॉस वाले टर्म का मॉड, साइन वाले टर्म का मॉड, डिवाइडमेंट में साइन थीटा बाई 2। अब आपको पता है कि जो कॉस ऑफ एंगल का मॉड होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 1। सो आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 का मॉड। अब यहाँ पे क्यों हमने, ये भी तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमने इस पर क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये ज़ीरो भी हो सकता है ना, ये ज़ीरो होगा तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जो साइन थीटा है, वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो हम दो केस डिस्कस करेंगे, जब ये नॉन ज़ीरो होगा और जब ये ज़ीरो होगा। तो हम पहला केस डिस्कस करेंगे जब ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, इतना तो हो गया आपका कि जो साइन सॉरी ये समेशन है, इसका मॉड इज़ लेस देन 1 बाय साइन थीटा बाई 2। और इसमें जब आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है तो उस केस में इस सीरीज़ के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो कब होता है, जब आपका n पाई होता है। ठीक है, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होता है जब। तो आपका जो एंगल है वो थीटा बाई 2, अगर वो साइन थीटा बाई 2 ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब आपका जो एंगल है वो इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटू पाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब थीटा बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू के पाई, यानी कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2 के पाई। ठीक है, तो जब आपका ये एंगल होगा, मार्कर भी नहीं चल रहा मेरे, जब आपका ये एंगल होगा, जब आपका ये वाले एंगल नहीं होंगे, व्हेन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2 के पाई, उस केस में आपका एस एन हमेशा बाउंडेड रहेगा, क्योंकि जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, जब ये आपका एंगल 2 के पाई नहीं है, उस केस में आपका जो एस एन है वो हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी एन की। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा कि बी एन हमने उसके सीक्वेंस की बात करनी है, ना कि सीरीज़ की बात करनी है, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया है वो रेशो टेस्ट है। अब ऐसा क्यों, देखिए जो ये बी एन है, आप इसके n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल बी एन प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आप जो है ना इसका लिमिट नहीं निकाल सकते आसानी से, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल है। ठीक है, मान लीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल है, सो इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसलिए मैं अब उल्टी चाल चलूँगी, मैं इसकी सीरीज़ के कन्वर्जेंस की बात करूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इस टर्म का सीरीज़ कन्वर्ज कर रहा होगा तो उस सीरीज़ का जो टर्म होगा वो ज़ीरो को ज़रूर कन्वर्ज करेगा। ये चीज़ हमने देखी है कि अगर समेशन एन आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एन किसको टेंड कर रहा होगा, ज़ीरो को टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने करनी है कि आपका जो बी एन है वो क्या है, आपका n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल। तो जैसे हम रेशो टेस्ट सॉल्व करते हैं
वैसे की बात करेंगे तो bn+1 निकाल देंगे, फिर bn/bn+1 निकाल देंगे। ये मैंने सारा कैंसिल करके लिखा है क्योंकि बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है ये। सो इट इज़ 2n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई n+1 होल स्क्वायर। ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को खोल देंगे, फिर n² कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4/1, क्योंकि बाकी जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इसका ओवरऑल आंसर 4 आएगा। तो ये आ गया है 4, और 4 क्या है, 1 से बड़ा है। तो रेशो टेस्ट क्या क्या कहता है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि आपका bn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर आपका सीरीज़ bn कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका bn जो है ना वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो एक बाउंड तो आपको मिल गया। वैसे डिरिचलेट में हमें क्या देखना होता है, डिरिचलेट में हमने 2 चीज़ें देखनी होती है कि एक तो फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए और दूसरा फंक्शन 0 को टेंड करना चाहिए। तो एक चीज़ तो हमको मिल गई है कि वो 0 को टेंड कर रही है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो सॉल्व करने का तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, मतलब हमको ये चीज़ सीखनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपका bn/bn+1 है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये आप चेक भी कर सकते हो। तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि जो आपका इसको इस साइड ले जाऊंगी तो जो आपका bn है वो इट इज़ ग्रेटर देन bn+1, यानी कि आपका जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है। तो 2 चीज़ें हो गई, डिक्रीजिंग भी हो गई और टेंड्स टू 0 भी हो गया, ठीक है। तो आपका जो bn है वो डिरिचलेट वाली कंडीशन को होल्ड करता है। तो डिरिचलेट में क्या है, पहला कि पार्शियल सम बाउंडेड होना चाहिए, तो पार्शियल सम बाउंडेड है जब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। दूसरा, आपका जो bn है वो डिक्रीजिंग और टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए, वो भी हमने दिखा दिया है। इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज़ केस 1 के लिए जब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि डिरिचलेट टेस्ट के हिसाब से ये जो सीक्वेंस है ये क्या ये जो सीरीज़ है ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब आपका 0 आ जाता है डिनोमिनेटर, क्योंकि साइन फंक्शन 0 हो सकता है, तो उस केस में क्या आंसर आएगा। चलिए केस 2 देखिए, जो कि बड़ा आसान है। जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी कि साइन θ/2 0 हो जाता है, तो उस केस में θ/2 हो जाएगा आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि थीटा हो जाएगा 2k पाई। अब देखो जब आपका कॉस जो है वो 2k पाई ऐसा टर्म आता है, यानी कि जैसे cos 2 पाई हो गया, cos 4 पाई हो गया, समथिंग लाइक दिस, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा 1 आता है ना। तो सीरीज़ में रख दीजिए। तो इस केस में जब आपका थीटा ऐसा है तो उस केस में cos n थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, n फैक्टोरियल का पावर 2 डिवाइड बाई 2n का होल फैक्टोरियल। और अभी अभी हमने इसको रेशो टेस्ट से प्रूव करा, विच इज़ कन्वर्जन बाय रेशो टेस्ट, ठीक है। तो बस यानी क्या कि दोनों केस में आपका जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल थे, लेकिन कुछ कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ मैं कि क्या कि आपको जो है सबसे पहला an और bn को चूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, जब आपको पॉजिटिव टर्म्स, अल्टरनेटिंग सीरीज़, इनके बारे में नॉलेज पता हो। आपको सेकंड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये an bn किस हिसाब से चूज़ करोगे कि आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हो, एबल्स का लगा रहे हो या फिर डिरिचलेट का लगा रहे हो। और किसी चीज़ का भी आंसर आपको ज़रूरी नहीं है सीधा सीधा मिलेगा। देखो एबल्स के केस में आपको जो है सीरीज़ की कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए, और डिरिचलेट के केस में आपको उसका समेशन पता होना चाहिए, समेशन का बाउंडनेस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका साइन n अल्फ़ा आ गया, कॉस n थीटा आ गया, इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि डिरिचलेट टेस्ट लगेगा। और इसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो आपकी bn है वो एक सीक्वेंस थी, लेकिन हमने देखा कि वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने उसकी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का आंसर आपको ऐसे सीधे सीधे मिलेगा, नहीं, कभी कभी आपको पीछे से होके भी आगे आना पड़ता है उस पॉइंट पर आने के लिए, है ना। सो आज के लेक्चर में आप ये आर्बिट्ररी जो सीरीज़ थी उसको मैं समाप्त करती हूँ, और देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं नया शुरू करूं कि सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।